नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। घर बैठे आराम से अपने फेवरेट गैजेट, ड्रेस या फिर जरूरत का हर सामान ऑनलाइन शॉपिंग है काफी आसान। इसने हमारी दुनिया को बदल दिया है, लेकिन ये इजी ई शॉपिंग हमारे लिए मुसीबत का सौदा भी बन रही है। यकीन नहीं होगा, पुलवामा आतंकी हमले में ब्लास्ट के लिए विस्फोटक अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदे गए थे। एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों में डिजिटल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए, इसी विषय पर हम आज स्वदेश विशेष में खास चर्चा करेंगे। जी हाँ, 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। एफएटीएफ ने इस रिपोर्ट में 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। यहां हमलावर आतंकी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, पेपॉल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे मिले थे। इन दोनों मामलों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए एफएटीएफ ने आगाह किया है कि ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान जो सेवाएं हैं, अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो वो आतंक को किस तरह से बढ़ावा देने का माध्यम बन सकती हैं और कैसे, और इस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है, ये बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको जरा इस पूरे मामले की दे देते हैं। तो दरअसल आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली एफएटीएफ ने कहा क्या है। उसने कहा है कि आईडी ब्लास्ट में, पुलवामा जो आईडी ब्लास्ट हुआ उसमें इस्तेमाल एल्यूमिनियम पाउडर अमेजॉन के प्लेटफॉर्म से यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक भरी जिस कार का इस्तेमाल किया था उसमें ये जो कंपोनेंट था वो अमेजॉन से खरीदा गया था। याद रखिए, पूरा कोई बॉम्ब या नहीं, बस उसमें इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट। पुलवामा आतंकी हमले में आपको याद है कि 40 जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हुए थे। और रिपोर्ट में 2022 के गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का एक अहम जिला है उसमें गोरखनाथ मठ जो है उस मंदिर में जो हमला हुआ उसका जिक्र है। और कहा गया कि यहाँ पर जो फंडिंग हुई थी और जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे वो पेपाल नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म के ज़रिए किए गए। तो ये तमाम बातें इशारा ये कर रही हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका किस तरह से स्मार्टली इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे आतंकियों के द्वारा देश विरोधी ताकतों के जरिए। और ये उदाहरण अपने आप में अगर एफएटीएफ इनका इशारा कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होगा। आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्लेटफॉर्म में होने वाले बेनामी और तेज लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। पारंपरिक जो फंडिंग तरीकों के साथ साथ आतंकी दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पैरेलली इन सब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे डिस्गाइज हो सके या फिर आसानी से ट्रैक ना किया जा सके। चलिए, इन तमाम पहलुओं को तो हमने आपके सामने रखा, लेकिन इस पर एक विशेष चर्चा हमने रखी है और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसके वैद साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वैद सर, आप भी इस खबर से गुजरे होंगे और इस तरह का अंदेशा तो पहले भी जताया जाता रहा है कि किस तरह से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स और स्मार्ट तरीके जो हैं वो आतंकी इस्तेमाल करते रहे हैं, खासतौर पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में। कितना अलार्मिंग और कितना चौंकाने वाला ये खुलासा है? मुझे लगता है बहुत अहम खुलासा है। और हालांकि ऐसा नहीं कि एजेंसीज को पता नहीं है, हम लोग काफी सालों से इनसे डील कर रहे हैं और ऐसी जानकारियां जो भी नेशनल लेवल की और हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती हैं एजेंसीज, उनको मालूम था। लेकिन यस, ये बहुत अहम मुद्दा है जो एफएटीएफ ने उठाया है और इसका पब्लिक नॉलेज में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस तरह से आप देखिए,
ई कॉमर्स जो अमेजोन से प्रोक्योर किया जाता है, एक एल्युमिनियम पाउडर जिसका इस्तेमाल एक बम बनाने या सुइसाइडल अटैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आईडी समझिए उसको, इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस रिपोर्ट ने उसका जो आप जैसे आप बता रहे थे, पेपाल का भी इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से 6,70,000 रुपया उसको ट्रांसफर किया गया। तो इस तरह की ऑनलाइन पेमेंट या ई कॉमर्स का इस्तेमाल जो है, ये इसको क्या क्या कदम उठाने चाहिए देशों को रोकने के लिए, इस जो हमारी एजेंसीज हैं, क्या उनको चेक करना चाहिए कि अमेज़न में कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे आप आईडी बना सकते हो, वरना कहीं भी कोई भी बैठकर इस तरह का बम या आईडी बनाकर टेरर एक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से ये लोग जो पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी टेरर आउटफिट्स हैं, वो अपने आप को दिखाती हैं कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हम चैरिटी का काम करते हैं और पब्लिक फंडिंग रेज करते हैं अब्रॉड से भी और अपने कंट्री के अंदर भी, क्राउड फंडिंग से डोनेशन लेकर और ऑनलाइन पेमेंट्स लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं और एक करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, जिसका इस्तेमाल पैसे को डाइवर्ट किया, कोई पब्लिक वेलफेयर काम नहीं किया जाता है, इस पैसे का इस्तेमाल मिसयूज किया जाता है टेरर ऑपरेशंस के लिए जम्मू कश्मीर में और भारत के दूसरे हिस्सों में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम जानकारी एफएटीएफ ने निकाली है। उनका इंटरेक्शन होता रहता कहीं है। ना कहीं ये जो फ्लैग ऑफ किया है एफएटीएफ ने, ये अब और ज्यादा तरीके से तमाम नॉर्म्स, तमाम रेगुलेशन बनाने की ओर भी अब थोड़ा सा एग्रेसिवली सोचना होगा। ऑनलाइन जो दुनिया है उसमें हर दिन नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, लेकिन शायद ये एक ऐसी बात है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे साथ जाने माने कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट बेजॉन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा। प्रोफेसर बेजॉन, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे याद है कि हमने जब पिछली दफ़ा खासतौर पे वेयर हाउसेज और बाकी चीज़ों को लेकर ई कॉमर्स की जो लापरवाही है उस पर शोक हम कर रहे थे, तब आपने साफ कहा था कि इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं। मतलब ये अगर इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन, बाकी चीज़ें, इसमें खर्च क्यों नहीं हो रहा है या इस पे किसी तरह का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। ये जो मौजूदा विषय है ये तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यहां पर अगर निगरानी का अभाव है तो बड़े प्रश्न खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे हैं आप। एक्चुअली यू सी, कोई भी व्यापार यदि कंट्री में हो रहा है, एक तो एक कानूनी एक कोई रूल रेगुलेशन उसका बनना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हर व्यापार के ओवरसाइट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना अनिवार्य है। इसी कोई भी व्यापार को संचालन करने के लिए उनका रख रखाव इन टर्म्स ऑफ टू इंश्योर दैट सेफ्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मिसयूज नहीं हो, इसके लिए कानून बनाना लॉ मेकर्स का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक तो वो, दूसरा रेगुलेटर होना अनिवार्य है जिसको हम बता रहे हैं। एंड नंबर थ्री, सर्वेलेंस। कोई भी व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक अलर्ट सिस्टम नहीं लाएंगे जगह पे, एक आप यदि इस ढंग का सर्वेलेंस मैकेनिज्म नहीं लाएंगे जहां पर पता लगे कि किस व्यक्ति ने खरीद रहा है, क्या सामान खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, कितने मतलब वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली खरीद रहे हैं, किस एड्रेस में ले रहे हैं, वो एड्रेस ऑथराइज्ड है कि नहीं, उस एड्रेस का कौन है ओनर, ये सारी चीजों का हर समय एक रजिस्ट्री मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि हम समझते हैं कि केवल ई कॉमर्स एक कन्वीनियंस का फॉर्मेट नहीं है। वर्ल्ड भर में ई कॉमर्स एक कन्वीनियंस के साथ साथ एक ऑप्शन देता है जो कानूनी रूप से चलना चाहिए।
ये नहीं कि कोई भी कानून नहीं है, जैसे हमारे देश में कोई कानून नहीं था ई कॉमर्स के पीछे। फिर धीमे धीमे हम लोग बहुत लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ बात करते हुए अब हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक गाइडलाइन लाए हैं कि ई कॉमर्स का क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। लेकिन ये संपूर्ण रूप नहीं देता है। ई कॉमर्स का कानूनी रूप से कोई ऐसा उनका प्रक्रिया होनी चाहिए जो अनिवार्य होनी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। हर एक व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि कौन है ये लोग, कहाँ के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए। और ये जो अलर्ट अभी सामने आया है, इस अलर्ट से हम लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग केवल एक चर्चा करते रह जाएं। इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए होम मिनिस्ट्री में, इस पे तुरंत एक एक कंसल्टेशन शुरू हो जाना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स को किस किस प्रोडक्ट्स पे एक निगरानी रखना चाहिए, किस किस प्रोडक्ट्स में उनको एक इस ढंग से ध्यान रखना चाहिए कि इनका बायर्स कौन है, ये कितने फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे हैं, इनके एड्रेस क्या है, वो कहाँ रहते हैं। ये जब तक आप एक सही रूप का एक तंत्र नहीं बनाएंगे तो ये मिसयूज तो अनिवार्य होगा। ये नेचुरली पोरस हो जाता है सिस्टम, ये पूरा सप्लाई चेन पोरस हो जाता है, और ये पोरस हो जाए तो कोई भी घुस सकता है उसके अंदर। कोई भी व्यक्ति इसको लेकर एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट चलाने के लिए या कंट्री के विरोध में काम करने के लिए वो इस मतलब सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाएंगे, और वहां पेनिट्रेट करके वो खतरा पैदा करेंगे, वो अनसेफ हो जाएंगे, देश के लिए अनसेफ रहेगा, सिटीजन्स के लिए अनसेफ होगा। तो इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यापार जो हम हर एक जगह पे होता है, लोग हमको बार बार ये कहते हैं कि आप कानून लाएंगे तो ये तो फिर एक इंस्पेक्टर राज बन जाएगा, एक लोग हमारे ऊपर ऑलवेज एक अरे हम तो ये कह रहे हैं कि एक कानून इस ढंग से लाना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जो पारदर्शिता हो, जिसमें उत्तरदायित्व हो, उसमें एक स्टैंडर्ड बने, उसमें एक सिस्टम आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून बनाकर आप लोगों को परेशान करो, नहीं, कानून बनता है लोगों को एक अच्छा क्वालिटी लाइफ देने के लिए, एक सुरक्षित लाइफ देने के लिए कानून बनता है। कानून ये इसलिए नहीं बनता है कि आप तंत्र को और भी कम्बरसम बना दें, टेढ़े बना दें। और उस तंत्र में अगर आप किसी इकोसिस्टम में आपको एंट्री मिली है, आपको कंज्यूमर मिला है, आपको उस पूरे इकोसिस्टम का लाभ मिल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद बाकी पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द जुड़ते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष चर्चा। आज बहुत अहम मुद्दे की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें एक सर्विस के तौर पर इनका इस्तेमाल हुआ है, और इसका खुलासा FATF जो कि आतंक विरोधी फंडिंग को निगरानी करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और उसने इस बात का खुलासा किया। और भारत में हुए दो अहम जो हमले रहे हैं, एक जो सबसे दुर्दांत पुलवामा अटैक और दूसरा गोरखनाथ मंदिर में हुआ अटैक, और इन सब में दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का नाम सामने आया है। इन सब के बीच में वैद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या डिजिटल दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती अब बनती जा रही है? मतलब एक वक्त था शायद इंटरनल सिक्योरिटी या बाकी चीज़ों में चीज़ें विजिबल होती थीं, उन्हें ट्रैक करना होता था। आपको तो अच्छा खासा तजुर्बा है। ये डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो के जरिए फंडिंग और बहुत सी और भी ताकतें जिस तरह से हो रही हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एक नैरेटिव सेट करना, कई कई अलग फ्रंट पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, दुनिया डिजिटल हो रही है और दुनिया बदल रही है, और ये जो ऑनलाइन कॉमर्स है, किस तरह से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस का ई कॉमर्स के थ्रू होता है। और आप देखिए, अमेज़न के मालिक बीजोस, मैं देख रहा था आज कितने बड़े अमीर शख्स बने हुए हैं, और उनकी शादी पीछे चर्चा में थी।
किस तरह से $100 मिलियन का उन्होंने खर्चा किया उसमें। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। और इसमें छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई इसकी वजह से। और इसने पूरा नक्शा दुनिया का बदल दिया है। तो इसके साथ साथ ये जो बेसिकली ये रेवोल्यूशन जो इंटरनेट ने लाई है, इससे आप देखिए किस तरह से ये जो हमारी बिग टेक है, बिग टेक के एक चीफ ने माना कि हम किस तरह से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये इतने अहम सेक्टर हैं, इनको रेगुलेट करने का कानून होना चाहिए। इनको खुली छूट नहीं दे देनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात पे सभी अपने साथियों के साथ हूं कि इंस्पेक्टर राज नहीं आना चाहिए। कोई भी पसंद नहीं करेगा, हम भी पसंद नहीं करेंगे। हर आदमी चाहता है मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, बिना किसी परेशानी के मैं जो चाहूं खरीद सकूं, जहां से चाहूं खरीद सकूं। लेकिन एक कानून होना चाहिए जो इसको रेगुलेट करता है, जो इसको ओवरसी करता है, जो इस पर नजर रखता है। कहाँ अच्छा कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं। अब कल को ऑनलाइन आप चाहिए तो आप अमेरिका में तो फ्रीली ओपन बिकता है आर्म्स। आप जितनी जो मर्जी राइफल खरीद लीजिए। तो क्या ई कॉमर्स के थ्रू मैं वहां से AK-47 मंगा लूं? नो, इट कैनॉट बी अलाउड। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्योंकि हमारे कंट्री के जो आर्म्स एक्ट के रूल हैं उसमें इट रेगुलेट्स, यू कैनॉट ओन सच ए वेपन। तो इस तरह का ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए मुझे लगता है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर हमारी होम मिनिस्ट्री जो भारत की राजधानी में है उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जो कानून बनाते हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए और इसके जितने पहलू हैं उनको देखा जाए ताकि ये बिल्कुल बिना अनरेगुलेटेड अनसुपरवाइज्ड ई कॉमर्स नहीं होना चाहिए। आप देखिए मैं पहली बार नहीं है, मैं बहुत साल जम्मू कश्मीर में सर्विस किया, उसमें भी देखा किस तरह से VPN का इस्तेमाल मिस यूज किया जाता है बाय टेररिस्ट। आप उसमें EP एड्रेस नहीं ट्रेस कर सकते, VPN का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ट्रैक डाउन नहीं किया जाए। तो इस तरह से जब स्टेट स्पॉन्सर जिस तरह से पाकिस्तान करता है, हालांकि FATF ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, बट ये क्लियरली जो उसकी रिपोर्ट है वो दिखाती है कि वो बेसिकली लश्कर और जैश की बात कर रहा था जिन्होंने ये दोनों वारदातें की हैं, गोरखनाथ वाली भी। और किसी को अपनी सरहद के अंदर अवैध रूप से घुसने के दौरान तो आप बहुत सारी निगरानी, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसके बावजूद इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ तो ऑनलाइन दुनिया है जो पूरी तरह से खुली हुई है, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो शायद उनके लिए एक ब्रिज का काम करना शुरू कर रहे हैं। बिजॉन सर, रिकमेंडेशंस आपकी क्या है? आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या मतलब बाजार इतना बड़ा हो गया है कि रेगुलेशन और बाकी सब चीजों को लागू करने में तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये अपने आप को बौना महसूस कर रही हैं? आपने बहुत सही सवाल उठाए हैं और DGP साहब ने बहुत बढ़िया तरीका से समझाया भी हम लोगों को। इसी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी एक्टिविटी एक व्यापार के रूप से यदि कोई कर रहा है और वहां प्रॉफिट इन्वॉल्व है, वहां सेफ्टी की इन्वॉल्व है, वहां कंट्री के सॉवरेनिटी की मतलब खतरा है, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हर कंज्यूमर चाहता है कन्वीनियंस, हर कंज्यूमर चाहता है चॉइस, हर कंज्यूमर चाहता है एक गुणवत्ता हो, उसका एक मानक हो, सही कीमत लगे। तो हर कंज्यूमर चाहेगा कि टेक्नोलॉजी एक इनोवेटिव मैनर से आगे बढ़े, और इनोवेटिव मैनर से जब आगे बढ़ता है, हर समय हम लोग को यह समझना होगा
कि कोई भी चीज को हम लोग कमर्शियल रूप नहीं दे सकते हैं जब तक वो टेस्टेड ना हो जाए। जैसे हम लोग कोई भी दवाई जब हम लोग इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसको कमर्शियल रूप से एक्सेप्ट करवाने के पहले कई क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसका कई एग्जामिनेशंस किया जाता है। जब वो देखा जाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, ह्यूमन लाइफ का कोई खतरा नहीं है, तब उसको अलाउ किया जाता है कि अब आप इसको कमर्शियल रूप दे सकते हो और इसको बेच सकते हो। उसी ढंग से यदि ऑनलाइन कोई भी व्यापार कर रहा है, हर प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है वो एक मानक के माध्यम में होनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड। बिल्कुल, जो नहीं है, स्टैंडर्ड होना अनिवार्य है। स्टैंडर्ड नहीं है, सेलर्स का एक्सक्यूज दे दिया जाता है। कई बार प्लेटफॉर्म जो कंपनियां हैं उनसे रीच आउट करने पर वो किस तरह के सामान्य घटनाएं जो आम कंज्यूमर के साथ होती हैं, वो तो लाखों उदाहरण हैं जहां पर वो प्रोडक्ट में ठगे जाते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, यहां तो बड़े पैमाने, बड़े स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। शुक्रिया करेंगे बेजॉन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद सर, आप दोनों ने बेहतरीन इंसाइट्स दिए और तमाम जो बातें रहीं उसका निचोड़ यही है कि शायद सख्त ट्रैकिंग सिस्टम, निगरानी सिस्टम, इन सबको और ज़्यादा मजबूत करना होगा और शायद कुछ उदाहरण सेट करने होंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे अपनी कार्रवाई में इंस्टीट्यूशंस को, निगरानी करने वाली संस्थाओं को, सरकार को, एजेंसियों को ऐसे उदाहरण सेट करने होंगे जो बाकियों के लिए नज़ीर बन जाए। और ये डिजिटल आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसका जो संतुलन है, इस पे बहस छेड़नी होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष चर्चा। आज बहुत अहम मुद्दे की चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनमें एक सर्विस के तौर पर इनका इस्तेमाल हुआ है और इसका खुलासा FATF, जो कि आतंक विरोधी फंडिंग को निगरानी करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और उसने इस बात का खुलासा किया। और भारत में हुए दो अहम जो हमले रहे हैं, एक जो सबसे दुर्दांत पुलवामा अटैक और दूसरा गोरखनाथ मंदिर में हुआ अटैक, और इन सब में दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का नाम सामने आया है। इन सब के बीच में वैद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या डिजिटल दुनिया जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती अब बनती जा रही है? मतलब एक वक्त था शायद इंटरनल सिक्योरिटी या बाकी चीज़ों में चीज़ें विजिबल होती थीं, उन्हें ट्रैक करना होता था। आपको तो अच्छा खासा तजुर्बा है। ये डिजिटल दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो के जरिए फंडिंग और बहुत सी और भी ताकतें जिस तरह से हो रही हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एक नैरेटिव सेट करना, कई अलग फ्रंट पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, दुनिया डिजिटल हो रही है और दुनिया बदल रही है, और ये जो ऑनलाइन कॉमर्स है, किस तरह से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस का ई कॉमर्स के थ्रू होता है। और आप देखिए, अमेज़न के मालिक बीजोस, मैं देख रहा था आज कितने बड़े अमीर शख्स बने हुए हैं, और उनकी शादी पीछे चर्चा में थी। किस तरह से $100 मिलियन का उन्होंने खर्चा किया उसमें। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा बिजनेस है ये। और इसमें छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई इसकी वजह से, और इसने पूरा नक्शा दुनिया का बदल दिया है। तो इसके साथ साथ ये जो बेसिकली ये रेवोल्यूशन जो इंटरनेट ने लाई है, इससे आप देखिए किस तरह से ये जो हमारी बिग टेक है, बिग टेक के एक चीफ ने माना कि हम किस तरह से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूं। ये इतने अहम सेक्टर हैं, इनको रेगुलेट करने का कानून होना चाहिए। इनको खुली छूट नहीं दे देनी चाहिए। और मैं बिल्कुल इस बात पे सभी अपने साथियों के साथ हूं कि इंस्पेक्टर राज नहीं आना चाहिए। वो कोई भी पसंद नहीं करेगा, हम भी पसंद नहीं करेंगे। हर आदमी चाहता है मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए बिना किसी परेशानी के।
मैं जो चाहूं खरीद सकूं, जहां से चाहूं खरीद सकूं, लेकिन एक कानून होना चाहिए जो इसको रेगुलेट करता है, जो इसको ओवरसी करता है, जो इस पर नजर रखता है। कहाँ, अच्छा, कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं। अब कल को ऑनलाइन आप चाहिए तो आप अमेरिका में तो फ्रीली ओपन बिकता है आर्म्स, आप जितनी जो मर्जी राइफल खरीद लीजिए। तो क्या ई कॉमर्स के थ्रू मैं वहां से AK-47 मंगा लूं? नो, इट कैनॉट बी अलाउड। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्योंकि हमारे कंट्री के जो आर्म्स एक्ट के रूल हैं, उसमें इट रेगुलेट्स, यू कैनॉट ओन सच ए वेपन। तो इस तरह का ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए मुझे लगता है हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर, हमारी होम मिनिस्ट्री जो भारत की राजधानी में है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाए और इसके जितने पहलू हैं उनको देखा जाए, ताकि ये बिल्कुल बिना अनरेगुलेटेड, अनसुपरवाइज्ड ई कॉमर्स नहीं होना चाहिए। आप देखिए, मैं पहली बार नहीं है, मैं बहुत साल जम्मू कश्मीर में सर्विस किया, उसमें भी देखा किस तरह से VPN का इस्तेमाल, मिस यूज किया जाता है बाय टेररिस्ट। आप उसमें EP एड्रेस नहीं ट्रेस कर सकते, VPN का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ट्रैक डाउन नहीं किया जाए। तो इस तरह से जब स्टेट स्पॉन्सर, जिस तरह से पाकिस्तान करता है, हालांकि FATF ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, बट ये क्लियरली जो उसकी रिपोर्ट है वो दिखाती है कि वो बेसिकली लश्कर और जैश की बात कर रहा था, जिन्होंने ये दोनों वारदातें की हैं, गोरखनाथ वाली भी। और आप किसी को अपनी सरहद के अंदर अवैध रूप से घुसने के दौरान तो आप बहुत सारी निगरानी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ तो ऑनलाइन दुनिया है जो पूरी तरह से खुली हुई है, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो शायद उनके लिए एक ब्रिज का काम करना शुरू कर रहे हैं। बिजॉन सर, रिकमेंडेशंस आपकी क्या है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है, क्या मतलब बाजार इतना बड़ा हो गया है कि रेगुलेशन और बाकी सब चीज़ों को लागू करने में तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ये अपने आप को बौना महसूस कर रही हैं? ये आपने बहुत सही सवाल उठाए हैं और DGP साहब ने बहुत बढ़िया तरीका से समझाया भी हम लोगों को। इसी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी एक्टिविटी एक व्यापार के रूप से यदि कोई कर रहा है और वहां प्रॉफिट इन्वॉल्व है, वहां सेफ्टी की इन्वॉल्व है, वहां कंट्री के सॉवरेनिटी की मतलब खतरा है, हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हर कंज्यूमर चाहता है कन्वीनियंस, हर कंज्यूमर चाहता है चॉइस, हर कंज्यूमर चाहता है एक गुणवत्ता हो, उसका एक मानक हो, सही कीमत लगे। तो हर कंज्यूमर चाहेगा कि टेक्नोलॉजी एक इनोवेटिव मैनर से आगे बढ़े, और इनोवेटिव मैनर से जब आगे बढ़ता है, हर समय हम लोग को यह समझना होगा कि कोई भी चीज को हम लोग कमर्शियल रूप नहीं दे सकते हैं जब तक वो टेस्टेड ना हो जाए। जैसे हम लोग कोई भी दवाई जब हम लोग इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसको कमर्शियल रूप से एक्सेप्ट करवाने के पहले कई क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसका कई एग्जामिनेशंस किया जाता है। जब वो देखा जाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, ह्यूमन लाइफ का कोई खतरा नहीं है, तब उसको अलाउ किया जाता है कि आप इसको कमर्शियल रूप दे सकते हो और इसको बेच सकते हो। उसी ढंग से यदि ऑनलाइन कोई भी व्यापार कर रहा है, हर प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है वो एक मानक के माध्यम में होनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड। बिल्कुल, तो नहीं है, स्टैंडर्ड होना अनिवार्य है। स्टैंडर्ड नहीं है, सेलर्स का एक्सक्यूज दे दिया जाता है। कई बार प्लेटफॉर्म जो कंपनियां हैं उनसे रीच आउट करने पर वो किस तरह के सामान्य घटनाएं जो आम कंज्यूमर के साथ होती हैं, वो तो लाखों उदाहरण हैं जहां पर वो प्रोडक्ट में ठगे जाते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, यहां तो बड़े पैमाने, बड़े स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। शुक्रिया करेंगे बिजॉन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद सर, आप दोनों ने बेहतरीन इंसाइट्स दिए और तमाम जो बातें रहीं उसका निचोड़ यही है कि शायद सख्त
ट्रैकिंग सिस्टम, निगरानी सिस्टम, इन सबको और ज़्यादा मजबूत करना होगा और शायद कुछ उदाहरण सेट करने होंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे अपनी कार्रवाई में इंस्टीट्यूशंस को, निगरानी करने वाली संस्थाओं को, सरकार को, एजेंसियों को ऐसे उदाहरण सेट करने होंगे जो बाकियों के लिए नज़ीर बन जाए। और ये डिजिटल आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसका जो संतुलन है, इस पे बहस छेड़नी होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।